हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आईसीआर टेक्नीशियन असिस्टेंट T1 का जो 2 मार्च 2022 को शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके साइंस के पूरे 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। उसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि 7 और 8 जुलाई को होने वाला है उसमें आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों पर कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4, क्या होगा। तो इससे पहले कि आप बताएं आंसर, मैं आपको बता दूं ये जो ब्राइन होता है, ब्राइन एक्चुअली में होता क्या है। ब्राइन जो होता है वो पानी और NaCl जो नमक होता है, पानी और नमक का मिक्सचर होता है, पानी और नमक का मिक्सचर ही होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसा विलेन होता है ये इसे कह सकते हैं एक सैचुरेटेड विलेन होता है। जैसे पानी है तो पानी में अगर हम नमक थोड़ा सा मिलाएं तो वो घुल जाएगा, फिर थोड़ा सा और मिलाएं फिर भी घुल जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक उसमें नहीं घुलेगा, तो उसी को हम ब्राइन कहते हैं। उसी सैचुरेशन को हम ब्राइन कहते हैं, उसी लिक्विड को हम ब्राइन कहते हैं। तो वो जो फॉर्म बन जाती है जब नमक घुलना बंद हो जाता है तो उसे सैचुरेटेड विलेन कहते हैं, जिसे हिंदी में संतृप्त विलेन भी कहते हैं। उसमें जो पानी होता है वो होता है 70% और जो नमक की मात्रा होती है वो कितनी होती है 30%। ठीक है, तो इस टाइप से हम अब इसका अपघटन कराते हैं। जैसे एक ये टर्मिनल है, ये क्या है, एक टर्मिनल है। ठीक है, इसमें ब्राइन है जिसमें NaCl भी है और H2O पानी भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करते हैं। इसमें NaCl और H2O दोनों है, पानी और नमक दोनों है। जिसमें से जो NaCl है उसका पॉजिटिव वो अलग हो जाता है और जो Cl माइनस है वो अलग हो जाता है। जिसमें H पॉजिटिव अलग हो जाता है, OH माइनस अलग हो जाता है। तो इसमें हम करते क्या है, इसको अलग करने के लिए हम इसमें करंट डाल देते हैं। क्या डालते हैं, करंट डाल देते हैं। तो उससे क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो Cl माइनस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर होते हैं और जो H प्लस होते हैं आयन, ये ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे ग्रहण कर लेते हैं। और मतलब जो क्लोरीन होता है उससे ऑक्सीडेशन होता है और जो हाइड्रोजन है उसमें रिडक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो उस पर क्या चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो ग्रहण कर लेता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो होता है क्या है, ये जो प्लस है उधर ये एनोड है और जो कैथोड है वो नेगेटिव है। तो ये जो इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन है ना, इसमें देखिए ये जो क्लोरीन है इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये Cl2 रह जाता है और इससे एनोड की तरफ निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। जो Cl माइनस की जो इलेक्ट्रॉन है माइनस हो जाते हैं, निकाल देता है इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरफ आ जाते हैं राइट साइड में एनोड प्लस की तरफ। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर इधर से जाके इधर आ जाते हैं, तो इधर जो H है, हाइड्रोजन H2O जो है वो हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और OH माइनस निकाल देता है। तो इस टाइप से इसका अपघटन होता है। तो देखिए एनोड, आंसर में क्या है, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। तो एनोड की तरफ क्या था, क्लोरीन गैस थी और जो कैथोड की तरफ क्या था, हाइड्रोजन गैस थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एनोड पर ऑक्सीजन है, ये तो गलत हो जाएगा। एनोड पर क्लोरीन, ये सही हो सकता था। इसमें एनोड पर हाइड्रोजन, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कैथोड पर सोडियम, ये गलत है। तो पहला हमारा जो है वो राइट आंसर होगा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये इंग्लिश में दिया है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड बेंजीन आर 1.65 एंड 1.50 रेस्पेक्टिवली। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम बेंजीन टू ग्लास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन इज व्हाट एंड द लाइट रे वेंट फ्रॉम नॉर्मल किस साइड में बैंड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो ग्लास का
अपवर्तनांक है और जो बेंजीन का अपवर्तनांक है ये दिया है। जो गिलास का है 1.65 है और जो बेंजीन का है 1.5650 है। इसमें हमसे ये कह रहा है कि जो बेंजीन का अपवर्तनांक है वो गिलास के रेस्पेक्ट में हमें बताना है। तो जैसा कि हमें पता है हम अपवर्तनांक को किससे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमारा जो गिलास का अपवर्तनांक है वो दिया है 1.65 और जो बेंजीन का है वो दिया है 1.50। तो जैसा कि हमें पता है जब हम किसी चीज़ का अपवर्तनांक निकालते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमारा ऊपर रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बेंजीन का वो गिलास के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, कांच के रेस्पेक्ट में बेंजीन का निकाल रहे हैं। तो हमारा गिलास जो है वो ऊपर रहेगा और बेंजीन हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसी टाइप से जो हमारा जो गिलास का अपवर्तनांक है वो ऊपर रहेगा और जो बेंजीन का अपवर्तनांक है वो नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर हम इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो गिलास के अपवर्तनांक क्या है 1.65 है और जो बेंजीन का अपवर्तनांक है वो क्या है 1.50। अब जब हम इसे काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, 1 से ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो 1 से ज़्यादा इसमें कौन कौन सा है, 1.0 ये हो सकता है और 1.10 ये भी हो सकता है, लेकिन 0.90 और 0.90 ये तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे हमसे क्या कह रहे हैं, हमारा ये या फिर ये हो सकता है। फिर कह रहा है द लाइट रे वेंट्स द नॉर्मल इन गिलास। तो देखिए ये जो है ये तो गिलास का है, कांच का अपवर्तनांक है और ये बेंजीन का अपवर्तनांक है। तो मैं आपको बता दूं जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन माध्यम होगा। कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। और जिसका अपवर्तनांक छोटा होगा, कम होगा, वो कैसा माध्यम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होगा। तो ज़्यादा वाला सघन और कम वाला विरल। तो जो हमारा गिलास है वो तो सघन हो गया भाई, जो ये तो सघन हो गया और कम वाला हमारा विरल हो गया, कम वाला हमारा विरल हो गया। और ये कह रहे हैं जो लाइट है वो कहाँ जाती है, ए रे लाइट ट्रेवल फ्रॉम बेंजीन टू गिलास। बेंजीन से गिलास में जाती है। कहाँ से जाती है, ये हमारा नॉर्मल है, ये ऊपर जो है हमारी बेंजीन है और नीचे हमारा गिलास है। गिलास मतलब कांच है और ऊपर हमारी बेंजीन है। तो जो प्रकाश किरण है, जो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ये क्या है, विरल माध्यम हो गया। ये कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। और नीचे वाला सघन माध्यम हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था। उसमें भी मैंने बताया जब क्या होता है, जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है, जब रेयर से डेंसर में जाती है, तो जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और इसमें क्या हो रहा है, विरल से सघन में जा रही तो प्रकाशीय किरण ऐसे ना जाके ऐसे अभिलंब की तरफ झुक रही है। और इसका उल्टा जब होता है, डेंसर यानी कि सघन से विरल में जाती है तब उससे दूर हट जाती है, तब क्या होता है, उससे अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन इसमें तो विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। किसकी तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी कि टोवार्ड्स की ओर। तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, 3 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, जो साइंस की कराई हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसमें बताया है जो एक pH स्केल होती है उसमें 1 से 7 तक, ये जो 7 होता है यहाँ पे उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। और इधर 14 तक होता है नंबर pH मान। तो जो 7 से ज़्यादा होता है वो होता है बेस, क्या होता है, क्षार। और जो 7 से कम pH मान होता है वो होता है एसिड, जिसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है 6.5 pH मान है, मतलब ये अम्लीय है, ये पहले से अम्लीय है। और HCl की कुछ बूंदें इसमें और डाल दी जाती हैं। क्या कह रहा है, HCl की कुछ बूंदें इसमें और डाल दी जाती हैं। तो जो चीज़ पहले से एसिडिक है, अम्लीय है, उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल डाल दिया जाता है, तो वो और ज़्यादा अम्लीय बन जाएगा ना, तो वो और ज़्यादा अम्लीय बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिलियन में अधिक अम्लीय
हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा तो उसका पीएच मान कम हो जाएगा। जिसका पीएच मान जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, उतना ही ज़्यादा कठोर अम्ल होता है। तो इसका पीएच मान कम हो जाएगा और विलेन अम्लीय हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस साइंस में दे दिया है जीके का। ये कौन सा है? जीके का क्वेश्चन दे दिया है। चिपको आंदोलन हग द ट्रीज मूवमेंट डैश में शुरू हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चिपको आंदोलन है ये सुंदरलाल बहुगुणा, जो बहुत बड़े पर्यावरणविद थे जो कि अब एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और उन्होंने पेड़ों को मतलब बचाने के लिए हक कर लिया था, मतलब अपने गले मतलब दोनों हाथों से पकड़ लिया था सब लोगों ने इस आंदोलन में। तो जो ये आंदोलन जो था वो 1970 के दशक में शुरू हुआ था। 1970 के दशक में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1970 के दशक में। 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक बेलनाकार तार 2 समान भागों AC और CB से मिलकर बना है। भागों AC और CB के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्रमशः रो और 1 रो है तथा अनुप्रस्थ कांटों की त्रिज्याएं क्रमशः 2R और R हैं। तार के सिरों के बीच बैटरी जुड़ी है। माना B1 और B2 AC और CB के सिरों के विभवांतर हैं। तो B1/B2 क्या होगा, हमसे ये पूछा है। क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, तो लंबा करूँगा तो मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। जब इस पेज को चेंज करना पड़ेगा तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, तो इसलिए मैं आपको PDF में पढ़ाता हूँ। ठीक, इसमें यही तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या कह रहा था भाई, इसमें एक एक बेलनाकार तार है AB जो 2 समान भागों में बटा हुआ है। कितने? 2 समान भागों में बटा हुआ है। एक तार ये है जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, बस ये छोटे बड़े का फर्क है, पतला है, लेकिन लंबाई दोनों की बराबर है। तो एक A से B तक एक AC हो गया और एक CB हो गया। ठीक है, इस टाइप से हो गए। तो जो भागों AC और CB के पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी है? रो है और एक 1 रो है दूसरे की, तथा इनकी अनुप्रस्थ कांटों की त्रिज्या एक की 2R है और दूसरे की R है। ठीक है, तार के सिरों के बीच एक बैटरी भी जुड़ी है। तार के सिरों के बीच हमने एक बैटरी भी जोड़ दी है। ठीक है, ये हमने बैटरी भी जोड़ दी है नीचे। ठीक है, तो माना B1 और B2 क्रमशः इसका AC का और CB के विभवांतर हैं B1 और B2। तो इसका रेशियो हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, और इसकी लंबाई भी समान है। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला जो ओम लॉ भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम लॉ। ओम लॉ में हमें रेजिस्टेंस डिफाइन किया गया है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला निकलता है V=IR निकलता है। V=IR निकलता है। इसका मतलब ये हुआ जितना B होगा उतना ही R होगा, मतलब जितना विभवांतर होगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा, जितना विभवांतर होगा उतना प्रतिरोध होगा। मतलब कहने का ये है, अगर विभवांतर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो विभवांतर भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं जो रेशियो प्रतिरोध का होगा, रेजिस्टेंस का होगा, वही रेशियो हमारा विभवांतर का भी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी समझ से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रतिरोधकता जो होती है, रेजिस्टिविटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो इसे रो से हम प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोधकता को, रेजिस्टिविटी को रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन इसकी जो लंबाई होती है वो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जो इसमें जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं वो रो L अपॉन एरिया आ जाएगा। ठीक है, रो L अपॉन एरिया आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो विभवांतर भी कम होगा। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही विभवांतर का हमारा रेशियो होगा, जो प्रतिरोध का रेशियो होगा वही विभवांतर का रेशियो होगा। तो देख लेते हैं। तो विभवांतर हम इसका R1 मान लेते हैं, इसका जो प्रतिरोध है हम इसका R1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले का R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं रो तो दोनों में रो तो सेम ही रहेगा, लेकिन 1.5 का फ़र्क है। तो ये रो हो गया, और लंबाई दोनों की समान दी है,
इसमें बताया गया है, समान भागों में बांटा गया है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा अलग, हमने A1 मान लिया और इसका एरिया A2 मान लिया, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या, रो से रो कट जाएगा और लंबाई L से लंबाई L कट जाएगी, क्योंकि ये बराबर हैं इसलिए कट जाएंगे। अब प्लस में, अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसमें दिया गया है, इसकी जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला तार है बेलनाकार, इसकी जो त्रिज्या है वो 2r है। तो जैसा कि हमें पता है जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम जब इसका पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो 2r इसकी त्रिज्या है, तो पाई 2r का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई 4r स्क्वायर, ठीक है। और इसकी तो त्रिज्या r ही है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। और ये जो 1.5 है, इसको अगर हम 3/2 लिख लें तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से, ठीक है। तो हम देखते हैं, फिर हम इसमें कैलकुलेशन जब करेंगे, जब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हम 2 दूनी 4 क्या करते हैं, 2 दूनी 4 हमने काट दिए, और पाई से हमने पाई काट दिया, आर स्क्वायर से हमने आर स्क्वायर काट दिया। अब ये 2 बचा है, 2 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो 1.6 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा वही वोल्टेज का रेशियो आ जाएगा। जो प्रतिरोध का रेशियो 1.1:6 आया, वही रेशियो विभवांतर का आ जाएगा। V1 रेशियो V2 क्या हो जाएगा, या V1 अपॉन, जो हमसे V1 अपॉन V2 पूछा ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा, 1/। तो हमारा विभवांतर का रेशियो कितना आया था, V1 अपॉन V2 कितना आया था, 1/6। V1 अपॉन V2 कितना आया था, 1/6। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है। क्या, द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सोडा वाटर है, सोडा वाटर कैसे बनता है, इसमें जब H2 जो होता है, पानी जो होता है, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तब क्या बनता है, सोडा वाटर बनता है, जो कि एक द्रव में गैस है, जो कि तरल में गैस है। तो ये तो तरल में गैस हो गया, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, सिरका, जिसे सिरका कहते हैं, ये कैसे बनता है, ये जो पानी होता है ना H2O में CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं, वो जब मिलाते हैं तब बनता है सिरका। तो ये क्या है, ये तो तरल में तरल है, क्योंकि ये लिक्विड ही लिक्विड होता है, लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं तो लिक्विड ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पीतल, पीतल जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो पीतल क्या होता है, पीतल कैसे बनता है, इसमें कॉपर प्लस जिंक जब मिलाते हैं तब पीतल बनता है। क्या बनता है, ब्रास जो होता है, कॉपर और जिंक जब मिलाते हैं तब बनता है। तो ये क्या, ठोस में ठोस है, क्योंकि ये कॉपर भी ठोस होता है और जिंक भी, तो ये तो ठोस में ठोस है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बचा क्या, आयोडीन का टिंचर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आयोडीन का टिंचर होता है वो एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। तो जब हमारे कभी घाव हो जाता है तो हम उस घाव में ये आयोडीन का टिंचर लगा लेते हैं, जो कि कैसे बनता है, ये H2O में जब अल्कोहल मिलाते हैं, H2O में जब अल्कोहल मिलाते हैं तब बनता है, और जिसमें आयोडीन डाल देते हैं। जब इसमें आयोडीन जो होती है वो ठोस होती है, तो ये तो लिक्विड है, पानी में जब हम अल्कोहल मिलाएंगे तो ये तो लिक्विड ही रहेगा। अब हम आयोडीन ठोस डाल रहे हैं तो ये द्रव में ठोस विलयन बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देख लेते हैं। 2.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले दो लेंस L1 और L2 को ऊर्ध्वाधर तलों में एक दूसरे के समांतर एक दूसरे से 1.30 मीटर की दूरी पर रखा गया है। आप देख रहे हैं ना, ये जो प्लस में दिया है डायोप्टर पावर जो दी है प्लस में, इसका मतलब ये क्या है, उत्तल लेंस, और जो नेगेटिव में दी है इसका मतलब ये क्या है, अवतल लेंस। फिर आगे पढ़ते हैं। एक वस्तु को लेंसों की उभयनिष्ठ अक्ष पर ऊर्ध्वाधर L1 के बाईं ओर 0.60 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मूल वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन मैंने पिछली जो प्रीवियस ईयर की साइंस की जो वीडियो कराई है, सॉल्व करे हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, उसमें सेम क्वेश्चन कराया है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ भी कराता हूँ। तो कैसे होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं एक पेज पे कराऊंगा तो एक पेज पे हो नहीं पाएगा, तो इसमें क्योंकि मुझे नहीं हो पाएगा ना एक पेज पे, तो हम इसे PDF में देख लेते हैं। किसमें, PDF।
तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या था, ये इसमें डायोप्टर दोनों पावर दी गई हैं और एक ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। तो जो एक हमारा लेंस हो गया L1 वो क्या है, उत्तल लेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया है, डायोप्टर जो पावर दी है वो पॉजिटिव में दी है, और L2 नेगेटिव में दिया है, यानी कि ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, ये दोनों लेंस हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, समांतर रूप में खड़े हैं एक दूसरे से 1.30 मतलब 1.30 की मीटर दूरी पे हैं। कितनी दूरी पे? 1.30 मीटर की दूरी पे, जो कि हमने ये दिखाया है आपको। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक वस्तु के लेंसों की उभयनिष्ठ अक्ष पर ऊर्ध्वाधर L1 की बाईं ओर 0.60 मीटर की दूरी पर मूल वस्तु और के बीच की दूरी पूछी है। तो इससे जो हमारा उत्तर लेंस है, इससे L1 जो है, इससे 0.60 मीटर की दूरी पर हमें क्या रखा है, एक वस्तु रखी है। ये जो हमारी है, एक वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो हमें निकालना क्या है, जो मूल वस्तु है यहाँ से, और जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, फाइनल प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ए बन रहा है, बी डबल डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, जो कि बी होगी। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से लेंस तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें ये भी निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम यू भी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम निकाल पाएंगे मूल वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, उत्तर लेंस क्या दिया है, L1। तो उसमें जो पावर जो दी है इसकी, वो 2.5 डायोप्टर दी है, 2.5 डायोप्टर तो दी है। तो P पावर जो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, फोकल डिस्टेंस जो होती है P = 1/f होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F = 1/P। लेकिन जो ये 1/P आएगा, ये मीटर में आएगा। फोकस दूरी जो आएगी वो मीटर में आएगी, लेकिन हम इसे जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि 100/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। तो फिर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, जो कि पावर की वैल्यू 2.5 रखी, तो हमारी फोकस दूरी क्या आ गई, 40 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई, 40 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना क्या था, बी निकालना था, जो कि जो आभासी प्रतिबिंब बना है वहाँ से लेंस की दूरी निकालनी है। तो देख लेते हैं, इसमें जो वस्तु की दूरी हमें क्या दी थी, जो लेंस जो था उत्तर लेंस, वहाँ से जो वस्तु थी वहाँ की दूरी क्या थी, 0.60 मीटर। अब 60 मीटर में है, हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, मतलब 100 से गुणा करनी पड़ेगी, भाग नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो जो फोकस दूरी होगी वो 40 हो गई, बी हमें निकालना है, और जो u है वो हमारा -60 आया है। तो -60 रखने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 120, तो 3 - 2 1/120 बच गया। तो हमारा v की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर हमारी b की वैल्यू आ गई। चलो, एक तो b निकल गया, अब दूसरा b और u हमें निकालना है। तो उसके लिए दूसरा लेंस जो था वो क्या था, अवतल लेंस। कौन सा था, अवतल लेंस। तो उसकी जो पावर जो दी थी वो -2.5 डायोप्टर दी थी, क्योंकि जब अवतल लेंस है तो जाहिर सी बात है माइनस तो आएगा ही आएगा। तो इसमें भी हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं, जो कि सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो हमारा क्या आ रहा है, -40 सेंटीमीटर आ गई वैल्यू। फिर हम उसकी वस्तु से दूरी निकालेंगे, जो हमारा अवतल लेंस है उसकी यहाँ से दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जो कि माइनस में आएगी। तो हम यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा, जो हमारी जो लेंसों के बीच की दूरी क्या थी, 130 सेंटीमीटर होगी। एक्चुअली वो जो थी वो क्या दी थी, मीटर में दी थी, उसे हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। और यहाँ पे हमने बी अभी ताज़ा निकाला है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो कि इसमें से माइनस होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या करेंगे हम, इसके बाद फिर हम इसमें फिर वैल्यू पुट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u। तो हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे 1/-40 1/b - 1/-10, माइनस से माइनस ये कट जाएगा। तो
क्या आ जाएगी वैल्यू 1/b, इसमें एलसीएम ले लेंगे 40, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1 और -4, तो माइनस का 5/40 आ जाएगा, तो माइनस का 1/8 आ जाएगा, जो कि b इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। तो b की वैल्यू क्या आ गई -8, और जो u की वैल्यू क्या थी -10 आ गई थी यहाँ पे। तो अब हम निकाल पाएंगे जो मूल वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अब हम आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? जैसा कि हमें यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो दी है, ये तो 60 सेंटीमीटर हो गई, 60 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि ये 0.60 मीटर है, इसे हम सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 101.30 मीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो हमारा क्या हो गया 130 सेंटीमीटर हो गया, 130 सेंटीमीटर तो हुआ। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे कितना, हमें यही वाली तो वैल्यू माइनस करनी है, जो कि हमारी क्या आई है 8। कितनी आई है? 8 आई है। कितनी आई है? 8 आई है हमारी वैल्यू। ये जो फाइनल इमेज जो बनी है, जो अंतिम प्रतिबिंब जो बना है, उसकी दूरी जो अवतल लेंस से है वो क्या है 8। तो जब हम 8 को 130 में से माइनस कर देंगे तो हमें तो यहाँ से यहाँ तक लेना है, और 130 यहाँ से यहाँ तक की थी, तो इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा 60 प्लस 122। अब जब हम टोटल करेंगे इसका तो हमारा क्या आ जाएगा 182 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे तो मीटर में आंसर पूछा है। क्या पूछा है? मीटर में आंसर पूछा है। किस में पूछा? तो हमारी जो दूरी आई थी वो कितनी आई थी 182 सेंटीमीटर आई थी, 182 सेंटीमीटर आई थी। लेकिन हमें किस में चाहिए? इसमें मीटर में चाहिए, तो हम इसे 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.82 मीटर। 1.82 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दिए गए नाइट्रोजन चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें एक जो दिया गया है डायग्राम, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ए टू बी टू सी। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो बनती है, तो उसमें जो ए जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। फिर ये अमोनिया क्या बन जाएगा? नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। और जब ये नाइट्रेट बन जाएगा फिर बाद में क्या हो जाएगा, नाइट्रेट में बनने के बाद ये चेंज हो जाएगा नाइट्राइट में। फिर उसके बाद हमारे पेड़ पौधों को एक्चुअली नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो नाइट्राइट होता है। तो पहले जो उसे अमोनिया मिलती है, अमोनिया से वो चेंज होता है नाइट्रेट में, नाइट्रेट नहीं, एक्चुअली अमोनिया से वो चेंज होता है नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट से चेंज होता है नाइट्रेट में। तो हमारी जो पेड़ पौधों को क्या चाहिए होता है? नाइट्रेट ही चाहिए होता है। तो अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो यही हमारा ऑप्शन दिया है 2। तो 2 नंबर ऑप्शन में दिया है, ए अमोनिया हो गया, बी नाइट्राइट हो गया, और सी नाइट्रेट हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 9। तो इसमें क्या है? पुरुषों में वृषण कोश में डैश होता है या होती है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो वृषण कोश होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रोटन कहते हैं, स्क्रोटन कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे जो टेस्टिस होते हैं ना, मेल में जो टेस्टिस होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्क्रोटन जो होता है वो टेस्टिस में पाया जाता है। किसमें? टेस्टिस में। वृषण कोण में कहाँ होते हैं? टेस्टिस होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटन के अंदर ही पाए जाते हैं, वृषण कोश में ही जो वृषण हमारे अर्थात टेस्टिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखते हैं। 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने इसकी मुख्य अक्ष पर 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अनुसार प्रतिबिंब बी इक्वल टू क्या होगा ये बताइए, और ऊंचाई इसकी क्या होगी, हमसे ये भी पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है? 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है जो कि 0.5 मीटर फोकस दूरी है जिसकी, और उत्तल दर्पण के सामने इसकी मुख्य अक्ष पर 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और नई कार्तीय चिन्ह पर बी हमें निकालना है, बी निकालना है, और हमें एच इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, और इसकी जो इमेज बनेगी उसकी ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है, और जो बी है वो हमें निकालना है। तो देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारा उत्तर दर्पण होता है वो इस टाइप का होता है, और फिर इसमें हम ये
एक जो लाइन होती है इस पे एक वस्तु है जिसकी लंबाई जिसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, कितनी 1 सेंटीमीटर है, जो कि दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है। तो 1 मीटर की दूरी पर है कोई वस्तु, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू की वैल्यू है। यू की वैल्यू तो नेगेटिव में ही होती है, तो यू इजिकल टू, क्योंकि बाईं तरफ है लेफ्ट साइड में है, तो यू की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, जो कि -1 मीटर है। कितनी है, -1 मीटर आ गई है, क्योंकि इसकी दूरी 1 मीटर ही तो है। और हमारी फोकस दूरी भी दी है, कितनी दी है, -5 मीटर। कितनी, -5 मीटर। तो हमसे क्या निकालना है बी निकालना है और एच निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली जो वीडियो कराई थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने बताया था। एक बार फिर से बताता हूँ, जो दर्पण का फार्मूला क्या होता है, एक 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u, यही तो होता है 1/b प्लस 1/u। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। तो जो 1/0.5 पहले हमने लिखा, 1/0.5 हमने लिखा, और 1/b प्लस 1/u की वैल्यू -1 है। u की वैल्यू -1 है, तो पॉइंट हमने हटाया, 0 बढ़ाया, और 5 दूनी 10। ऐसे कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से। तो ये जो -1 रह जाएगा, अपॉन में 1 है माइनस का, तो पूरा 1 बन जाएगा। तो हम जब इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो 1/b इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1, जो कि आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। 1/b कितना आ जाएगा, 3। तो हम अगर b निकालें तो क्या हो जाएगा, b जो आ जाएगा हमारा, b इजिकल टू 1/3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b 1/3 मीटर आ जाएगा, जो कि मीटर में, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/3 सेंटीमीटर हमारा जो है बी आ जाएगा। तो एक तो हमारा निकल गया, तो हमारा क्या निकल गया, एक तो आंसर आ गया बी का, तो आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं एच। तो एच ऊंचाई निकालने के लिए, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है उसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इस टाइप का जो क्वेश्चन था और उसमें बताया था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बन रही है उसकी ऊंचाई, और जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसकी ऊंचाई बटे में कर देंगे। तो जो फॉर्मूला बनता है -b/u बनता है, -b/ क्या बनता है, u बनता है। तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो माइनस बाहर ही रहेगा, और 1/3 अपॉन -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 विल बी द राइट आंसर। तो हमारा बी कितना आया था, 100.3 सेंटीमीटर आया था, और जो हमारा एच है, जो ऊंचाई आई थी 1/3 आई थी। तो हमारा 1 विल बी द राइट आंसर, 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो CO2 होता है, जो CO2 के एक अणु में कितने एटम होते हैं, CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक अणु होता है उसमें कितने एटम होते हैं, कितने एटम होते हैं भाई, एक तो C हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना, एक C कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 3 अणु हो जाएंगे, 3 एटम हो जाएंगे। कितने, 3 एटम हो जाएंगे, है ना, 3 एटम हो जाएंगे। अगर इसके एक अणु में देखा जाए, अगर इसके एक अणु में देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, एक ही परमाणु बचेगा, कितना, कार्बन का एक एटम ही बचेगा। और अगर दो अणु लिए जाए तो 2 एटम होंगे, तो कितने, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे। तो जैसा कि हम आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका मोलर द्रव्यमान जो होता है, उसका जो मोलर द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 44 ग्राम। कितना होता है, 44 ग्राम। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये तो 1 मोल का हो गया, जो वैल्यू है ये 1 मोल की हो जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें 1 मोल की जो मोलर द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 44 ग्राम होता है। कितना होता है, 44 ग्राम। और हमसे क्या पूछा है, 2 मोल, 2 मोल का पूछा है। तो 2 मोल के लिए जैसा कि आपको पता होगा, 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, 10 की पावर कितनी होती है, 23। अब क्योंकि हमसे इसमें 2 अणु पूछा है, 2 अणु पूछा है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 2 छंग 12, लगभग 12 के करीब आ रहा है। तो जो 12 वाला आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित की गई आकृति बदलने वाली कोशिकाएं मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं। इसमें ये पूछ रहा है जो हमारी आई होती है उसमें जो जो आँख टाइप की बनी है, ये जो कोशिका होती है मानव शरीर में, ये कहाँ पाई जाती हैं, जो कि आकृति को बदलती रहती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं कभी बड़ी हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी आँख में जो पीपल होता है ना, क्या होता है, पीपल होता है, उससे जो लाइट होती है ना, बाहर से जो प्रकाश आता है वो हमारी पीपल के थ्रू ही अंदर जाता है, हमारी पीपल के थ्रू ही अंदर जाता है, पीपल से ही एंटर करता है। हमारा जो बाहर का प्रकाश जो होता है, बाहर की जो लाइट होती है वो पीपल से एंटर करती है। और जो पीपल होता है ना, जितना बड़ा पीपल होगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, और जितना छोटा पीपल होगा उतनी छोटी लाइट आएगी, मतलब उतनी कम लाइट आएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पीपल होता है ना, ये जो पीपल होता है इसको कंट्रोल करने का काम पता है किसके हाथ में है? आइरिस। इसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। पीपल का पूरा कंट्रोल जो होता है वो आइरिस के हाथ में होता है। तो हम कह सकते हैं जो आइरिस होती है उसके अंदर इस टाइप की मसल्स के सेल्स होती हैं। जो आइरिस होती है उसके अंदर इस टाइप की सेल्स होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आई की आइरिस। आँख की परितारिका, हिंदी में परितारिका कहते हैं आइरिस को। तो आइरिस ऑफ आई, आँख की परितारिका विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो तत्व ए और बी वायु में अलग अलग जलाए जाते हैं, ठीक है। इनके जलने से बनी राख को जल में घोलकर दो अलग अलग विलेन बनाए जाते हैं। ए से बनने वाला विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नीले लिटमस को लाल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड होगा। कौन सा है? अम्ल होगा। और जबकि बी से बनने वाला विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका मतलब ये क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। तो ए की बी के साथ अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ये क्या पूछा है हमसे? ए की बी के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये क्या बनेगा? तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर मतलब एक एसिड पूछ रहा है और एक क्षार पूछ रहा है, तो अगर हम एक प्रकार से देखें तो जब एसिड की हम रिएक्शन जब क्षार से कराएंगे, बेस से कराएंगे, तो हमारा क्या बनता है? एक साल्ट बनता है। जैसे NaCl है, क्या है? NaCl है। NaCl में एक तो हो गया हमारा ये मेटल हो गया, ये हमारा धातु होगा, और ये जो Cl आता है इसमें NaCl में, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये तो हमारा धातु हो गया और ये हमारा अधातु हो गया, मतलब ये मेटल होगा और ये नॉन मेटल हो गया। तो जब मेटल और नॉन मेटल की क्रिया होती है कब होती है? जो इसका पॉजिटिव होता है इधर चला जाता है, इसका नेगेटिव जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये ग्रहण कर लेता है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये ग्रहण कर लेता है, इस टाइप से इनका बॉन्ड बनता है, तभी NaCl बनता है। तो NaCl कोई भी मेटल और नॉन मेटल जब एक साथ मिलते हैं तो वो जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा NaCl को हम क्या कहते हैं देसी भाषा में? नमक। तो नमक तो भाई जल में घुलनशील होता है ना, आपने देखा होगा नमक तो जल में घुलनशील होता है। चीनी होती है जो शक्कर जिसे कहते हैं, वो भी पानी में घुलनशील होती है। तो ये NaCl है, मैंने NaCl का एग्जाम्पल दिया है, तो ये नमक आपको पता ही होगा जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये जल में घुलनशील होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। दो परिपथ ए 12 ओम, बी 24 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये संयोजन दो अन्य प्रतिरोधों सी और डी के साथ तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली एक 11 बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। माना कि पीए और पीसी क्रमशः प्रतिरोधों ए और सी में क्षयित ऊर्जा की दरें हैं, तो अनुपात PA/PC का मान क्या होगा? जैसा कि आपको पता है जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मैंने कराई थी पिछली वीडियो में, उसमें भी इस टाइप का ही क्वेश्चन था। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ नोट करें तो वही क्वेश्चन आपस में एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो हम कह सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जो आने वाला आपका एग्जाम है, जो 7 और 8 जुलाई को होने वाला है, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जिस टाइप से मैं समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में तो आता ही होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसका जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा लंबा होगा, एक पेज पे आ नहीं पाएगा, तो दूसरे पेज पे जाऊँगा तो आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको एक PDF में देख लेते। जैसा कि आपको पता है इसमें जो
प्रतिरोध दिया था, ए और बी जो प्रतिरोध दिए थे वो समांतर क्रम में लगे थे, और बाकी के जो सी और डी थे वो श्रेणी क्रम में लगे हुए थे। जो पिछला क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने कराया था उसी टाइप का है, तो उसी टाइप से हम इसका सलूशन निकाल लेंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, जितने भी होते हैं प्लस प्लस करते जाते हैं। तो इसमें समांतर में कितने दिए, 2 ही दिए, समांतर में कितने दिए, 2 ही दिए। तो हम इन्हीं को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, हम इन्हीं को निकाल लेते हैं। तो 1/r जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1/12, 1/12 प्लस जो ए वाला है और जो बी वाला है 1/24, 1/24। तो हम जब इसका एलसीएम ले लेंगे 24, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 और 24 एकम 24, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/24, 3/24 और 3 अट्ठो 24, 1/8 आ गया। 1/r क्या आ गया हमारा, 1/8, तो 1/8 आ गया ना, जैसा कि इसमें दिया है। तो आर हमारा क्या आ जाएगा, आर हमारा 8 हो गया। आर हमारा ये वाला जो है, जो कि समांतर क्रम में लगा था, ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये वाला। अब एक्चुअली ये पूरा श्रेणी क्रम में बन गया है, पूरा श्रेणी क्रम में बन गया है, तो हम आर टोटल निकाल लेंगे जो कि ये दिया है। तो इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 जो आया हमारा प्रतिरोध, और फिर 12 जो कि सी है, और डी वाला 24, टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 44 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 44 ओम हमारा प्रतिरोध फाइनल वाला आ जाएगा टोटल। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसा कि आपको पता है ओमला मैंने अभी बताया था, ओमला से हमें क्या मिला था, बी इजिकल टू आई आर, बी इजिकल टू क्या मिला था, आई आर मिला था। तो उसमें हम आई निकाल लेंगे, जो हमारी धारा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं धारा तो बह रही है ना, धारा तो बह रही है, तो इसमें जो धारा बह रही है उस धारा को भी तो निकालना पड़ेगा। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, B/R, B/R। तो हमारा जो वोल्टेज जो बैटरी दिया है वो क्या है, 11, और जो हमारा आर जो रेजिस्टेंस दिया है वो हमारा टोटल कितना आया, 44, कितना आया, 44 ही तो आया अभी। तो 11 चौक 44 हमारा आ जाएगा। तो जो आयरस जो आएगा हमारा करंट वो कितना आ जाएगा, 1/4, जो कि इसमें दिया है 1/4 आ जाएगा हमारा, कितना, 1/4 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो पावर की फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, BI, P=BI। अब जैसा कि आपको पता है B= क्या हो जाता है, IR। तो अगर हम B की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा क्या फार्मूला बन जाता है, P=I²R बन जाएगा। अब इससे पहले कि आप ये करें, मैं आपको बता दूं, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सब में हो रहा है ना, ये तो सब में करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, 1/4 जो हमने निकाला यही तो फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि अब यहाँ पे जब आएगा करंट, जब यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, तो ये बट जाएगा किसमें, क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में जो लगे हुए हैं, एक तो ए में बट जाएगा और एक बी में बट जाएगा, है ना। तो बी में बटने के लिए ये ऊपर वाला जो दिया है हमारा 12 दिया है, कितना दिया है, 12 ही तो, 12 ओम दिया है प्रतिरोध। और जैसा कि आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें जो करंट होता है वो कम जाता है, और जिसमें प्रतिरोध कम होता है उसमें करंट ज़्यादा जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, प्रतिरोध करंट को थोड़ा रोकने का काम करता है। प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा है उसमें करंट कम जाएगा, और जिसमें प्रतिरोध कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगा। क्या जाएगा, इसमें करंट ज़्यादा जाएगा, ए की तुलना में, बी की तुलना में ए में करंट ज़्यादा जाएगा। और हमसे पूछा गया PA/PC, तो इसलिए हम इसका भी जो करंट है वो निकालना पड़ेगा, इसका जो है करंट हमें निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेंगे, ये 12/24 है, तो इसका मतलब 12/24 यानी कि 1:2 हम कह सकते हैं। तो जो 2 अनुपात होगा वो तो ए का हो जाएगा, जो 2 अनुपात जो आएगा वो ए का हो जाएगा, और 1 अनुपात जो आएगा उल्टा हो जाएगा, जिसका ज़्यादा है उसका कम और कम वाले का ज़्यादा हो जाएगा करंट। तो निकाल लेते हैं। तो 1/4 जो है वो 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, मतलब 3 चौक 12 हो जाएगा। अब हम इसे बांटना है 2 में, हमें 2 वाला ए करना है, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/6। तो ए का जो करंट होगा, जो ए का करंट होगा वो कितना आ जाएगा, 1/6, ए का करंट 1/6 आ जाएगा। और मैं बता दूं, केवल ये समांतर क्रम में लगे हैं तो इन्हीं में बटेगा, ये तो श्रेणी क्रम में लगे हैं तो इनमें तो सेम रहेगा। तो इसमें जो सी है इसमें तो यही रहेगा, क्या रहेगा, जो करंट है 1/4 जो आया है वही रहेगा। जैसा कि इसमें मैंने
बताया आपको। तो इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा और दूसरा आई स्क्वायर आर दूसरा भी आ जाएगा। तो इसमें जो आर है वो तो सेम होगा, जो आर टोटल है वही होगा। तो हम कह सकते हैं आर टोटल से आर टोटल कट जाएगा। तो जब ए में जो हमने करंट निकाला है वो कितना आ गया था 1/6, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। और जो हमारा करंट रियल में आया था, जो कि हमारा पी सी में भी आएगा, किस में आएगा, सी में भी आएगा हमारा करंट, वही जो कि 1/4 है। तो 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा 1/36, 6 का स्क्वायर, और ये 4 है, ये इसका स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 4 चौक 16 और 4 नेम 36, हम इस टाइप से काटेंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, जाएगा 4/9। कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, कितना आया 4/9। तो 4/9 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, चरणबद्ध विकास जिसे एवोल्यूशन बाय स्टेज कहते हैं का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो मैं बता दूं, ये जो चरण है, चरण विकास जो एवोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कई पीढ़ियों में, बहुत टाइम में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कई पीढ़ियों में परिवर्तन होता जाता है, तब इसकी उत्पत्ति होती है। एक्चुअली कुछ जटिल अंग होते हैं वो नॉर्मल अंगों में बदलते जाते हैं कई पीढ़ियों के बाद। तो जैसा कि इसमें आंसर दिया है ऑप्शन ए, ये मैं आपको बता दूं, इसमें जो आंसर एक दिया है ये बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कई पीढ़ियों तक थोड़े थोड़े परिवर्तनों के फलस्वरूप जटिल अंगों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आपको पता होगा बहुत साल पहले, कई मिलियन साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, तो उनके जो फर हुआ करते थे ना, तो आपको पता होगा फर, अब आप पूछेंगे सर उनके फर होते थे तो वो उड़ क्यों नहीं पाते थे, जैसा कि आपको पता है कि वो उड़ नहीं पाते थे, उनके फर थे लेकिन वो फिर भी उड़ नहीं पाते थे। तो इसका रीज़न ये था कि वो बहुत भारी थे, उनका वजन जो था बहुत भारी था, डायनासोर का जो वजन बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा वजन था, और फर का बहुत कम। तो धीरे धीरे पीढ़ियाँ निकल गई, कई मिलियन साल निकल गए, तो वो जो फर थे वो पंखों में बदल गए, और जो डायनासोर थे वो पक्षियों में बदल गए। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा कई पीढ़ियों तक थोड़े थोड़े परिवर्तनों के फलस्वरूप जटिल अंगों की उत्पत्ति होती है, यही हमारा राइट आंसर होगा। और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, आज या कल में ही करा देंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए थैंक यू।